हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाएं और कह दे भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 14 है। और इस चैप्टर में आज हम करेंगे इसके पूरे कॉन्सेप्ट को स्टडी, यानी कि संपूर्ण अवधारणाएं, यानी इसके अंदर जितने भी रूल रेगुलेशन हैं, यानी कहा जाए सबसे पहले सांख्यिकी होता क्या है, और बाकी इसके अंदर भाई माध्य, माध्यक, बहुलक क्या होते हैं, ग्राफ किस तरह से बनाए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इसके सभी रूल रेगुलेशन बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डीपली यहां पर करवाया जाएगा। यानी कि अगर आपने ये सेशन पूरा कंप्लीट देख लिया, फिर आपको कभी भी इस चैप्टर यानी सांख्यिकी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आएगा। ओके, तो भाई आखिर तक बने रहना, मिस बिल्कुल मत करना, और इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन क्या किस टाइप के कॉन्सेप्ट है और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ओके, चलो भाई देखते हैं। तो यहां पर आते हैं सबसे पहले भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। पहला मुद्दा ये कि भाई सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो चैप्टर में हमारे पास है सबसे पहले सांख्यिकी की भूमिका, यानी हम पढ़ेंगे कि सांख्यिकी होता क्या है, पहले तो वो जानेंगे। डन। अब उसके बाद भाई आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी जो हम आंकड़े इसमें लेते हैं उन आंकड़ों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, उनको हम देखेंगे। ओके, उसके बाद हम आएंगे भाई आंकड़ों का आलेखीय निरूपीकरण, मतलब कि भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। भाई डाटा जो भी हमें मिलेगा उसको हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, उस चीज को भी देखने वाले हैं। ओके भाई, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते ही हैं। ओके, उसके बाद आते हुए केंद्र प्रवृत्ति के माप में, यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भाई इसके बारे में भी देखेंगे, जो कि होते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, इनके बारे में भी देखेंगे कि ये भी क्या बला है भाई, ये क्या चीज होती है, उनको भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इन सभी चीजों को हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि पूरे चैप्टर को आपका कवर करता है। ओके, तो करें स्टार्ट। तो भाई बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला टॉपिक है सांख्यिकी की भूमिका, यानी सांख्यिकी होता क्या है। तो सांख्यिकी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई आंकड़े क्या होते हैं, यानी कि डाटा क्या होता है। ओके, इन सबसे पहले हमें जानना है डाटा क्या होता है। तो डाटा की बात की जाए तो जैसे कि आप हो अपनी कक्षा में और मान लो कि 15 बच्चे हैं, और 15 बच्चों का टेस्ट, 15 स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट हुआ है, और टेस्ट होना हुआ है 10 मार्क्स का, ठीक है। और 10 में से नंबर सब क्या आए हैं भाई, किसी के 8 आए हैं, किसी के 9 आए हैं, किसी के 7 आए हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 4 आए हैं, किसी के फिर 7 आए हैं। भाई इस तरह से बहुत बच्चों क्या रखें, 15 बच्चों क्या रखें। ओके, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का डाटा है। जैसे हमने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद वो बच्चों का डाटा हमारे पास आया कि भाई इसके इतने इतने मार्क्स हैं। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो भाई इसमें है, जैसे कि मान लो आम की पेटियां 10 रखी हुई हैं, ठीक है। अब भाई किसी आम की पेटी में भाई 50 आम है, किसी में 55 आम है, किसी में 52 आम है, किसी में 48 आम है, इस तरह सब में अलग अलग है। तो इस तरह से सबका एक डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, और उसमें से एक एवरेज निकाल सकते हो कि भाई कितने आम सब में लगभग आ रहे हैं। डन। अगर मान लो कि कहा जाए दो अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, उनके टेस्ट लिए जाएं, और टेस्ट लेने, भाई एक और एग्जांपल ये है कि भाई दो अलग अलग क्लास है, उनका टेस्ट लिया जाए। भाई एक क्लास में 15 बच्चे, दूसरे में 15 बच्चे, उसमें से क्या किया गया, दोनों के नंबर्स को कलेक्ट किया गया। अब आपको इसका रिजल्ट निकालना है कि भाई कौन सी क्लास अच्छी है, ठीक है। तो भाई वो रिजल्ट कैसे निकालोगे, तो रिजल्ट इस तरीके से निकालोगे कि भाई दोनों के आंकड़े आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और उन आंकड़ों की हेल्प से कुछ आप निर्णय लोगे, जिसके कारणवश आप बता पाओगे कि भाई कौन सी कक्षा अच्छी है, कौन सी खराब है। भाई यही चीज है। तो वही चीज यहां पर भाई इसमें क्या है, आंकड़े तो आप समझ गए भाई किस तरह से आंकड़े लिए जाते हैं, और उस आंकड़ों की हेल्प से आप उस पर कुछ निर्णय लोगे कि भाई उसका औसत क्या आ रहा है। जैसे कि आप मैं क्लास की बात बताऊं तो भाई 2 क्लास में बच्चे हैं, तो भाई कहा जाए भाई उनमें औसत, भाई जिसका औसत ज्यादा है, औसत से तात्पर्य है माध्य, ठीक है। तो उसके बारे में भी बिल्कुल देखेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। तो भाई इसका औसत निकालोगे, भाई एवरेज निकालोगे, भाई किसके अच्छे मार्क्स है, किसके कम अच्छे मार्क्स है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी क्लास सबसे अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, वो चीज़ डिसाइड कर पाओगे। आम की बात की जाए तो आम की पेटियों का एवरेज निकाल सकते हो कि भाई लगभग कितने आम सब में आ रहे हैं।
ये चीज़ हो सकता है। अब भाई एक क्लास की बात की जाए तो उसमें आप समझ पाओगे भाई कितने बच्चे जो हैं वो 70% से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, किसने 90% से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, वो देख के आप वहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आंकड़ों को देखकर हम कुछ निर्णय ले पा रहे हैं कि भाई उस आंकड़ों की सिचुएशन क्या है, ठीक है। यानी वो आंकड़े हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इंफॉर्मेशन निकालने का जो तरीका होता है, ये सब बताता है हमें कौन, सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक का हमें ये चीज़ें बताता है। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता चला कि आंकड़े होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे भाई स्टैटिस्टिक यानी कि सांख्यिकी उन आंकड़ों से कैसे निर्णय निकाल पाता है। इसको पूरे को डीपली हम पढ़ने वाले हैं। डन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सांख्यिकी है क्या और डाटा क्या होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। जो आंकड़े हमारे पास थे उनको कितने तरीकों से रखा जा सकता है, वो चीज़ है, ठीक है। आंकड़े आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, कि भाई आपकी कक्षा में 15 बच्चे हैं और 10 में से टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो भाई आप मान लो कि भाई उसका एक डाटा यहाँ पर कलेक्ट होकर आता है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ भाई ये 5 आ रहे हैं। भाई पहले बच्चे के 5 मार्क्स हैं, दूसरे के 6 हैं, फिर एक के 8 हैं, फिर एक के 7 हैं और एक के 9 हैं, ठीक है भाई। और यहाँ पर भाई इसके भी 7 हैं, इसके भाई 5 हैं, और इसके 1 हैं, एक के 0 हैं, एक के 10 हैं, और एक के कितने भाई 5 हैं, एक के 4 हैं, और एक के 3 हैं, एक के 9 हैं, ठीक है, और फिर 5 हैं। और उसके बाद भाई कितने हो गए थे, 15 हो गए भाई, 5 या 15, बिल्कुल 15 हो चुके हैं। ओके, ये 15 आ चुके हैं। अब आपको इसमें देखना है कि भाई ये क्या है। तो ये क्या होते हैं, तो ये आपने सबसे पहले बच्चों से नंबर लिए, तो ये क्या होता है, बेसिक सबसे पहले रॉ डाटा यानी कि यथाप्राप्त आंकड़े। तो इन आंकड़ों को क्या कहते हैं, यथाप्राप्त आंकड़े कहे जाते हैं। डन, कि भाई ये आंकड़े आपने सब बच्चों से ले लिए, यानी आप कहीं से भी कर सकते हो। यानी कि ये तो फिलहाल मैंने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया, आप वो आम वाला एग्जाम्पल भी कर सकते थे, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनका भी एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया कि भाई ये क्या है, आपके यथाप्राप्त आंकड़े हैं यानी रॉ डाटा है। डन, ये सबसे बेसिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में देखेंगे। अब अनग्रुप्ड की बात की जाए तो ये कैसे होंगे, तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया भाई ये बच्चों के नंबर थे, ठीक है भाई, बच्चों के नंबर थे। और बच्चों के नंबर जो आएंगे वो 10 का अगर टेस्ट है तो कितने नंबर आ सकते हैं, तो भाई 10 का अगर टेस्ट है तो मैंने इसको XI मान लिया, यानी ये क्या है, बच्चों के नंबर हैं, कितने नंबर आ सकते हैं। तो भाई जो नंबर आएंगे वो या फिर 0 आएगा, या फिर 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5, 6, 7, 8 और 9 या 10। भाई ये इतने ही नंबर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, उसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम देखेंगे भाई 0 वाले कितने हैं। तो भाई 0 वाले कितने हैं, तो 0 वाले तो एक ही है, तो भाई 0 वाला 1 आ रहा है, ठीक है भाई। यहां पर हमने लिख दिया भाई FI यानी कि इसे कहते हैं बारंबारता, यानी कि कोई भी चीज कितनी बार आ रही है, भाई कोई भी चीज कितनी बार आ रही है उसे बारंबारता कहते हैं। डन, तो भाई यहां पर हमने देखा कि एक 0 आ रहा है, ठीक है, तो भाई 0 एक बार आ रहा है तो 0 को हमने 1 लिख लिया, ठीक है। अब एक और चीज होता है बीच में, क्या एक चीज आपको देखनी है, मिलान चिन्ह किसे कहा जाता है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे भाई मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह ये चीज हो गया, यानी मैं इसको लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ इस तरीके से, और इसमें से भी ऐसे लिख देता हूँ भाई जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, ऊपर नीचे ना हो जाए, ठीक है, ये बिल्कुल लाइन वाइज चले। चलो भाई ये चीज़ हमने यहाँ पर बना दी है पूरी। भाई कोई दिक्कत ना ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाते कहीं ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 0 कितनी बार है, तो 1 बार है तो हमने 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, तो भाई ये तो हमारे पास 1 है, ठीक है भाई, ये 1 आ गया। उसके बाद भाई एक नंबर कितने बार आया, तो एक नंबर भी 1 ही बार आया, तो भाई मिलान चिन्ह के अकॉर्डिंग भी 1 लिखेंगे, और यहाँ पर ये 1 क्या है, कुछ इस तरीके का 1 है, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या, 2 कितनी बार है, तो 2 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है भाई, 2 है ही नहीं, मतलब 2 है ही नहीं, तो 2 को छोड़ दो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाई ये कितना है भाई 0 आ चुका है, और यहाँ पर तो मिलान चिन्ह में कोई साइन लगेगा ही। ओके, उसके बाद भाई 3 की बात करें तो 3 कितना है, तो भाई 1 बार 3 आ रखा है, तो भाई 3 को 1 लिखा, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया भाई, ये चीज़ आ गया भाई, ये भी 1 आ गया है।
ठीक है। उसके बाद 4 की बात करें तो 4 भी एक ही बार है, ठीक है, तो 4 को भी मैंने 1 लिखा और यहाँ पर 4 भी एक ही बार आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाए, तो भाई 5 की बात करें, 5 कितनी बार, तो 1 2 3 4, भाई 4 बार 5 है, यानी हम लिखेंगे भाई 1 2 3 4, भाई ये 4 बार जो है 5 है, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या है भाई, तो उसके बाद 6 की बात करें तो 6 इसमें एक ही बार है, तो भाई यहाँ पर 1 लिखा और ये भी 1 आ गया है। 7 की बात करें तो 7 2 बार है, तो हम इसमें 2 लिखेंगे, तो भाई ये 2 आ गया। और भाई 8 की बात करें तो 8 एक ही बार है, तो भाई ये 1 लिख दिया हमने, तो ये 1 ही आ गया, ठीक है। और उसके बाद 9 की बात करें तो 9 भी हमारा 2 बार है, ठीक है, तो 9 अगर 2 बार है तो भाई यहां पर हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद भाई 10 की बात करें तो 10 कितनी बार है, तो 1 ही बार है, तो 10 में 10 एक ही बार नंबर आया है, तो ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये आपका मिलान चिन्ह के अकॉर्डिंग है, यानी मिलान चिन्ह में मैं एक अलग से इंडिकेशन आपको बता दूं, जब 1 रहेगा यानी ये 1 रहेगा तो इसमें 1 ही आता है, भाई 2 रहेगा तो इसका मतलब होता है ये 2 चिन्ह आ गए, 3 का मतलब ये होता है कि भाई 3 चिन्ह आ गए, और भाई 4 का मतलब होता है भाई 4 चिन्ह आ गए, और 5 का मतलब क्या होता है, तो भाई 1 2 3 4 और इस तरह से 5, ये 5 लिखा जाता है। डन भाई, इस तरह से मिलान चिन्ह किए जाते हैं। और वही अगर मैं कहूँ 6 अगर रहता तो क्या होता, तो भाई 1 2 3 4 5 और फिर 6 होता, इस तरह से मिलान चिन्ह को बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं बताऊं कि ये एक मिलान चिन्ह है, जो कि क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि मिलान चिन्ह भी बताइए, तो आपको इस तरह से मिलान चिन्ह भी दर्शा के बताना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर ये XI है और ये FI है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का क्या है, तो भाई अवर्गीकृत बारंबारता है। ये कैसा है, अवर्गीकृत, यानी कि यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल नहीं बना है, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है जिस पर ये हमने डाटा लिखा है। ओके, तो अब देखिए क्या है, क्या आप इस आंकड़ों को देखकर ज्यादा चीजें समझ सकते हैं कि इसको, तो भाई बिल्कुल इसको, क्योंकि इसको हम देख के पता कर सकते हैं भाई इसमें भाई 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 9 नंबर वाले कितने बच्चे हैं डायरेक्ट। अब इसमें क्या है, आप ढूंढोगे भाई कौन सा कितना है, कौन सा कितना है, और ढूंढने वाली बात है, चलो ये 15 है, इसमें ढूंढ भी लोगे। अगर मान लो 1500 बच्चे होते तब क्या करते, तब क्या हम ढूंढ पाते कि भाई कौन कितना अच्छा है, तब हम इस आंकड़ों से देखते कि भाई किसमें कितने कितने नंबर आ रखे हैं, किसके कितने कितने आ रखे हैं, इसमें ढूंढना तो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर जब बहुत बड़े डाटा होते हैं तो उसके अंदर इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, इससे हम पहले ऐसा बनाते हैं और इसके अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये आपका आ गया है अवर्गीकृत बंटन, यानी कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। ओके, चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आते हैं नेक्स्ट किस पे, तो भाई वर्गीकृत बारंबारता बंटन पे आएंगे, यानी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर आएंगे। ओके, तो भाई अब आते हैं ग्रुप्ड वाले पे, तो भाई मैंने इसको इरेज किया। हाँ जी, तो भाई इसके बाद क्या चीज़ है, तो इसके बाद अगर मैं कहूँ भाई ग्रुप्ड वाले की, तो ग्रुप्ड के अंदर क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। तो वर्ग अंतराल की बात की जाए, यानी कि क्लास इंटरवल कहा जाता है, वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। और वर्ग अंतराल क्या होगा, तो अगर हमारे पास 10 तक के नंबर आए हैं, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो भाई यहाँ पर से हम कर सकते हैं भाई 0 से 2 कर सकते हैं, ठीक है, 2 से 4 कर सकते हैं, 4 से 6 कर सकते हैं, 6 से 8 और 8 से 10, भाई ये एक तरह का मैंने वर्ग अंतराल बना दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई ये हमारे पास आएगा बारंबारता, यानी FI, भाई जो है हमारे पास बारंबारता जो है, यानी कि इसे कहेंगे FI। और ये क्या है, तो भाई इसमें भी हम देखते हैं, अब भाई इसी को देख कर यहाँ पर लिखेंगे, देख के कैसे लिख रहे हैं, भाई 0 से 2 तक के बीच के नंबर कितने हैं, तो भाई 0 से 2 तक की बात की जाए तो 0 1 है, और भाई 1 भी 1 है, और 2 है क्या इसके अंदर, तो नहीं है, यानी 0 से 2 तक के बीच में कुल 2 संख्याएं हैं। अब 2 से 4 तक के बीच में कितने हैं, तो 2 से 4 तक के जब भी कहा जाए तो 2 को मत जोड़ना, ठीक है, भाई 2 से आगे वाला जोड़ेंगे कि 2 इसमें जुड़ चुका है। ओके, तो भाई 2 से 4 यानी 3 और 4 की बात हो रही है, तो 3 और 4 कहाँ पर है, तो 3 और 4 की बात की जाए तो 3 है, और 4 भाई 1 है, यानी 2 संख्याएं आ चुकी हैं, तो ये 2 आ गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या चाहिए भाई, 4 से 6 की बात करें तो 4 से 6 में कितने हैं, तो भाई 5 आ रहा है, कितने भाई 1 2 3 4, 4 5 है और 1 6 है, यानी कि भाई कितने आ गए भाई
5 नंबर ऐसे हैं जो ये आ चुके हैं। उसके बाद क्या है भाई, 6 से 8 की बात की जाए तो 7 कितने हैं, तो भाई 2 हैं, और 8 1 है, तो यहाँ पर कितने कर दिया भाई, 3 कर दिया है। फिर 9 और 10 की बात की जाए तो 9 2 हैं और 1 10 है, यानी 3 आ गया। अब देखो क्या चीज़ है, हमें पता था कुल थे कितने बच्चे, तो 15 स्टूडेंट थे, यानी इसको पूरे को जोड़कर 15 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है, तो 2 2 4 5 4 9 और 9 और 6 15 आ रहा है भाई। इस पूरे का जो योग है ये 15 आ रहा है ना। ठीक है भाई, ये जो योग आया है ये 15 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं एक वर्ग अंतराल बन गया है। जब ये वर्ग अंतराल करके कोई भी बारंबारता आपके सामने आती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम उसे कहेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन होता है। जैसे कि पिछले वाले में हमने देखा था, जो अनग्रुप था उसके अंदर हमने देखा कि भाई वो 10 बन गए थे नंबर। अगर वही टेस्ट होता 100 नंबर का, तो क्या हम उसकी 100 लाइनें बनाते, तो भाई नहीं बना पाते। 100 बनाते तो बहुत ज़्यादा हो जाता। अब जब बहुत ज़्यादा हो जाता फिर तो दिक्कत वाली बात है। ओके भाई, फिर तो दिक्कत वाली बात है, उतना ज़्यादा डाटा कैसे बनाएंगे। तो उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, यानी कि जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन होता है, तो ये आपका वर्गीकृत बारंबारता होता है, जिसमें हम देख पा रहे हैं उसी को हमने थोड़ा और छोटा कर दिया है और एक तरह का ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप में कितने बच्चे आ पा रहे हैं वो आप देख पा रहे हो। इसी में कहा जाए कितने बच्चे अच्छे बच्चे हैं, तो आप वो अच्छे बच्चे का मतलब क्या तात्पर्य है भाई, जिसे कहा जाए 60% से ज़्यादा नंबर आ रखे हैं उसे अच्छे बच्चे। 60 मतलब 6 से ज़्यादा मार्क्स, 6 से ज़्यादा मार्क्स वाले यही तो 2 हैं। तो यानी आप इस डाटा को देखते ही कह दोगे भाई 6 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे हैं क्लास में। ठीक है, क्या इसको देखकर एकदम से कह सकते हो 6 बच्चे अच्छे हैं, तो नहीं कह सकते भाई, इसमें ये करना पड़ेगा भाई, इसमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और ये तो फिर भी 15 है, अगर 15 100 होते तो भाई क्या ही होता। ठीक है, लेकिन जब भी जितने भी ज़्यादा हो उनको हम देखकर इस आंकड़ों से, मतलब ये जो हमारा दर्शाने का तरीका है वर्गीकृत बारंबारता, इससे हम देख के ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये मुद्दा हो रहा है, भाई ये बच्चे अच्छे हैं, ये बच्चे खराब हैं। इस तरह से हम इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। डन, तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई यथाप्राप्त आंकड़े क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं। अगर आपके पास 10 नंबर हैं या फिर 5 ही नंबर हैं, तो आप रॉ डाटा में ही आओ, यथाप्राप्त आंकड़ों में आओ, तो भी आप उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल लोगे। ओके, लेकिन अगर थोड़े से 10 15 20 तक आ जाए तो उसके लिए आपको अवर्गीकृत में रहेगा, तब भी आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है तब आपको भाई वर्ग अंतराल में आना पड़ेगा, यानी कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन में आना पड़ेगा। ओके, चलो भाई, तो अब आपको समझ में आ गया होगा तीनों के अपने अपने यूजेस हैं और किस तरह के यूजेस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर और देखते हैं भाई आगे क्या है। हाँ जी, तो यहां पर आते हैं भाई नेक्स्ट हमारे पास आंकड़ों को आलेखीय निरूपण, मतलब आंकड़े जितने भी थे हमारे पास उसको हम आलेखीय मतलब कि ग्राफ के द्वारा कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो भाई इसमें हमारे पास भाई ग्राफ में दर्शाने के 3 तरीके हैं, जो कि भाई दंड आलेख है, आयत चित्र है और बारंबारता बहुभुज है। भाई इस तरह की चीजें, ठीक है, ये आपको क्या है, इस तरह के इन 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब भाई इसमें सबसे पहले आते हैं दंड आलेख पर, यानी कि बार ग्राफ पर। तो ये बार ग्राफ क्या है उसको हम देखते हैं। तो भाई बार ग्राफ की बात की जाए तो बार ग्राफ में कैसे हमारा ग्राफ बनेगा, तो भाई यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारे पास है कि भाई ये कुछ है, मत जो है ग्रॉसरी है, किराया है, मतलब कुछ खर्चे से हो रहे हैं, किस किस चीज़ में हो रहे हैं, तो ग्रॉसरी है, किराया है, बच्चों का की शिक्षा है, दवाई है, ईंधन है, मनोरंजन है, विविध है। ठीक है, इसमें जो खर्चे हो रहे हैं वो इतने इतने हज़ार रुपए हो रहे हैं, यानी कि खर्च जो है कितना है, 4000 हो रहा है, किसमें, ग्रॉसरी में हो रहा है, मतलब परचून की दुकान में से जो भी सामान लाते हैं वो चीज़ें। उसके बाद किराए में 5000 रुपये खर्चा है, बच्चों की शिक्षा में 5000 रुपये खर्चा है, और दवाइयों में 2000 रुपये खर्चा है, ईंधन में 2000 है, मनोरंजन में 1000 है, विविध में मतलब एक्स्ट्रा जो है उसमें 1000 रुपये खर्चा है। अब इसको हमें क्या करना है, दंड आलेख में दर्शाना है। ठीक है, तो भाई दंड आलेख में कैसे दर्शाया जाएगा, तो दंड आलेख की मैं बात करता हूँ। तो भाई किस तरीके से ये होगा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। तो भाई इसको मैंने यहाँ पर बना दिया, इसमें हमने लिख दिया भाई ये इस तरीके से हमने बना दिया। ओके, अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि ग्रॉसरी है इसको मैंने जी मान लिया, ठीक है, किराया है इसको के मान लिया, ठीक है, बच्चों की शिक्षा है मतलब बच्चों से बी मान लिया, सॉरी ब मान लेते हैं, बी कुछ मान लेते हैं जिससे कि आसान हो जाए दर्शाना। दवाइयों के लिए मेडिसिन मतलब एम आ गया, ईंधन के लिए क्या हो गया, फ्यूल मतलब एफ आ गया, मनोरंजन के लिए भाई मनोरंजन के लिए क्या आ गया, तो इसके लिए हम कह सकते हैं भाई इसके लिए हम कुछ ले लें भाई, इसके लिए हम ले लेते हैं भाई एम एन ले लेते हैं, ठीक है। विविध के लिए मतलब एक्स्ट्रा के लिए हमने ई ले लिया,
ठीक है भाई, ये चीज़ हमने ले लिया। अब क्या करते हैं हम इसमें, भाई ये कहाँ तक जा रखा है, ये मैक्सिमम 5 तक जा रखा है। अब आप देख पा रहे हो ये 5 तक जा रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई 1 2 3 4 और 5 ये नंबर लिख दिए हमने, 1 2 3 4 और 5 ये नंबर लिख दिए। और यहाँ पर क्या क्या चाहिए, तो जी के बी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई, तो ये आ रहा है भाई जी आ रहा है, और उसके बाद ये आ रहा है कितना, के आ रहा है, फिर आ रहा है बी, और उसका एम और एफ एन ई, एफ एन और ई। चलो भाई ये चीज आ गया। अब इसका हम खींचने वाले हैं क्या, दंड आलेख खींचने। ओके, दंड आलेख खींचने वाले हैं, और वो कैसे खींचेगा, तो इसमें मैं यहाँ पर आता हूँ। तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो भाई जैसा कि हम देख पा रहे हैं जी जो है वो 4 तक जा रहा है, तो भाई जी जो है इसको हम 4 तक लेके जाएंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर बनाया कितना, तो भाई इसके लिए यहाँ पर मैंने बना दिया है एक बॉक्स बना दिया जो कि 4 तक जा रखा है। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। उसके बाद हम बात करें भाई नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्या जाएंगे, तो भाई इसने कहा है के जो है वो 5 तक जा रखा है, तो के को 5 तक लेके जाएंगे, तो भाई 5 तक के जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई कितना, भाई के को हमने यहाँ पर 5 तक लेके आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके भाई, के वाला 5 तक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, बी जो है, बी कितना है भाई, वो भी 5 तक जा रखा है, तो बी को भी 5 तक लेके आएंगे। तो भाई यहाँ पर से इसको भी ये 5 तक लेके आ गए। ठीक है भाई, ये भी 5 तक आ गया। ओके, उसके बाद क्या है भाई, तो एम जो है वो 2 तक जा रखा है, तो एम की बात करें तो भाई एम 2 तक है, तो भाई 2 तक ही खींच देते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एफ जो है वो भी 2 तक है, तो एफ को भी 2 तक लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कितना है भाई, तो भाई एन जो है वो 1 है, तो एन की बात करें तो वो भी 1 आ गया है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ई जो है वो 1 है, तो ई की बात करें तो वो भी 1 आ गया है। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ चुका है। ओके, इसके अंदर हम लिख देते हैं क्या, तो इसके अंदर हमने लिख दिया जैसे कि जी है वो 4 तक जा रखा है, भाई के जो है वो 5 तक है, ये 5 तक है, और इसकी बात करें ये 2 तक है, ये 2 तक है, और ये 1 है और 1 है। भाई ये आ गया। अब देखो हुआ क्या भाई, यहाँ पर हमें खींचना है दंड आलेख। दंड आलेख यानी कि ये एक दंड आलेख आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत है, जिसके अंदर आपने देखा कि हर चीज का क्या है, कितना खर्चा है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो भाई इस ग्राफ को देखकर सीधे आप समझ जाओगे ना भाई, जैसे लिखा है जी से क्या है, ग्रॉसरी आपकी, तो आप देखोगे भाई ग्रॉसरी का इतना खर्चा है, भाई ये जो हमारे पास किराया जो वो इतना खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का इतना खर्चा है, बाकी भाई इतने इतने खर्चे इनके। तो यहाँ से आप सीधे देख पाओगे, यहाँ पर नाम इसके पूरे लिख पाओगे, भाई नाम किसका क्या है वो पूरा लिख दोगे, उस अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर हमने देख लिया, बिल्कुल देख लिया कि भाई किस तरीके से हम दंड आलेख खींच सकते हैं। ओके, तो एक चीज याद रखना, दंड आलेख में ये जो दंड होते हैं वो आपस में चिपके हुए नहीं रहते। भाई क्या है, दंड आपस में चिपके हुए नहीं रहते, वो दूर दूर रहते हैं, और इसके अंदर वर्ग अंतराल नहीं होता। इसके अंदर कोई चीजें फिक्स पॉइंट में आपको दी रहती है कि भाई जैसे ग्रॉसरी नाम आपको दे रखे हैं, उस नाम के अकॉर्डिंग आपने दंड आपने बनाए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके होगी, सारे अलग अलग होंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी यहाँ पर समाप्त होता है, दंड आलेख समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और वो कैसे करेंगे। एक मिनट, हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आयत चित्र। क्या होता है भाई, नेक्स्ट क्या है, आयत चित्र की बात कर रहे हैं। तो भाई आयत चित्र कैसे होगा, तो भाई आयत चित्र के लिए हमने ये ग्राफ देखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ग्राफ देखा, इसको हम क्या करते हैं ना, तो इसको हम लेके आते हैं भाई इसमें लेके आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बनाएंगे क्या, तो भाई आयत चित्र को मैं बना देता हूं यहाँ पर, और किस तरीके से बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो भाई ये बनाया मैंने। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ बन गया है, और इसको मैंने ऊपर कट किया, ये एरो और यहाँ एरो कर दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसमें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, इसमें जो संख्या जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, तो भाई 20 तक जा रही है। अब 20 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसमें 20 तक लिखेंगे। भाई कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और मैं बढ़ा देता हूँ जिससे 20 आराम से आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर दिया। यानी हम इसमें कह सकते हैं भाई, ये लिख दिया हमने 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास आ गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 20 तक आ चुका है। अब उसके बाद क्या चीज़ है भाई, तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी फिलहाल ऐसे लिख दिया है। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम इंटरवल देख रहे हैं किस तरीके से है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ भाई 140, 150, 150, 160, 160, 170 है, इस तरह से ये चीज़ देख रहे हैं, और इसमें इस तरह से अंक है यहाँ पे। डन। तो पहले हम इसको दर्शाएंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे तो सही, लेकिन क्या चीज़ है भाई, आपको पता है स्टार्ट 0 से होता है भाई, स्टार्ट 0 से होता है। और अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 140 और यहाँ लिख दिया 150, तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि भाई इसका गैप है 10 का और इसका गैप है 140 का, भाई ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो भाई ऐसा तो नहीं कर सकते, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते, तो भाई कैसा करेंगे, तो कैसा करने वाली मैं बात बताऊं, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए कि भाई आप डायरेक्ट कहीं पर पहुंच रहे हो, अगर ये होता 0 से 50, 50 से 100 होता, तब तो आप डायरेक्ट लिखते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये हो रहा है 140 से स्टार्ट। और जब भी कभी आपको दिखे कि ऐसा कुछ स्टार्टअप हो रहा है जो एकदम से ऊपर से है, तो उस कंडीशन में ग्राफ में हमें कुछ चीज़ें अलग करनी पड़ती है, और वो क्या, तो यहाँ पर एक जिगजैग फॉर्म में बनाना पड़ता है भाई, ये जिगजैग यहाँ पर बनाना पड़ता है, और ये जिगजैग आपको दर्शा रहा है कि इसके बीच का बहुत गैप है, जिसको हमने छोटा किया है। डन। अब उसके बाद यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, जो कि किससे आ रहा है, तो भाई 140 से आ रहा है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें, तो 140, 150, फिर 90, 200 तक जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 140 से 150 हो गया, 160 हो गया, 170 हो गया, 180 हो गया, 190 हो गया और 200 हो गया। भाई ये चीज़ें आ गई हमारे पास, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं इसका ग्राफ बनाने वाले, यानी ये लाइन इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं थी, कोई नहीं, हमने बड़ी खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं, तो जैसे हम देख पा रहे हैं ये अंक है, तो हम नीचे लिखेंगे कि भाई ये आपको दर्शा रहा है अंक, भाई ये अंक को दर्शा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो भाई यहाँ पर क्या विद्यार्थियों की संख्या है, तो भाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये है आपकी विद्यार्थियों की संख्या, भाई यहाँ पर लिखेंगे हम विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है भाई, ये आ रही है विद्यार्थियों की संख्या। डन। चलो ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये अंक है, ये दो चीजें हो गई है। अब उसके बाद क्या चीज आएगा भाई, तो इसके बाद हम देखेंगे भाई ये जो विद्यार्थियों की संख्या थी जो ऊपर की तरफ है, और अंक है जो इस तरफ है। अब इसके बाद हम आएंगे कैसे, तो इस पे ग्राफ आयत चित्र बनेगा कैसे, तो बनने की बात मैं करूं तो हम देख पा रहे हैं 140, 150 में 5 है भाई, 5 है। तो हम क्या करेंगे, तो भाई आयत चित्र के लिए तो यहाँ पर क्या चाहिए भाई, 140 से 150 जो हमारे पास है उसमें हमें 5 तक जाना है। 5 कहाँ पर है, तो 4 और 6 के बीच में, यहाँ पर आएगा 5 भाई, ये 5 आएगा, तो इसको मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये क्या बन गया, तो ये आपका बन गया है 40 से 50 के बीच में 5 का बन गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो भाई कितना है, 50 से 60, 10 आ रखा है, तो 10 पे हम आते हैं। 10 कहाँ है, तो यहाँ है, ठीक है। इस 10 को मैंने बनाया, 50 से 60, 10 पे आ गया, ओके। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद भाई 60 से 70 जो है वो 20 है, तो 60 से 70 जो 20 है, मतलब 20 मैंने यहां पर लिखा भाई, ये 20 पे चले गए, ओके। अच्छा, इसको क्या करते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा, मतलब कहने का मतलब सही से आप उसको देख पाओगे। तो यहाँ पर मैं इसको रेड कलर से लेके चलता हूँ, यानी कि मैंने पहले लिखा यहाँ पर भाई ये 5 आ गया था, ठीक है। फिर आया था 10, और उसके बाद आ रहा है 20, ठीक है, 20 आ गया। और उसके बाद क्या चीज़ है भाई, तो उसके बाद हम देख पा रहे हैं नेक्स्ट वाला हाँ 70 से 80 है 9, 70 से 80 क्या है 9 आ रहा है, तो 70 से 80 9, मतलब यहां पर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, 80 से 90 6 आ रहा है, तो भाई 6 को हम देखते हैं, तो 6 कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, तो भाई 90 से 100 कितना है, 2 है, तो 90 से 100 2 पे आएंगे, तो 2 कहां पर है, तो यहां पर 2 है, ये आ गया। अब इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, लिखने का काम क्या है भाई, ये 5 पर था, और उसके बाद ये 10 है, और ये कितना है, ये 20 पे है, और इसकी बात करें तो ये 10 पे है, और यहाँ पर 6 पर है, और ये कितना है 2 पर है भाई, ये हमने बना दिया,
ठीक है। अब देखो ये बना है आयत चित्र, यहाँ पर आप देख पा रहे हो सारे आयत के आयत बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, सारे आयत बने हुए हैं। अब जो ये सारे आयत आपके बन गए हैं तो भाई क्या चीज कंडीशन है, जब ये सारे आयत आपके बन चुके हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या कि इसका आयत चित्र बन गया, कुछ नहीं कह सकते, इसका आयत चित्र बन गया। ओके, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इस तरह को आयत चित्र कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो भाई इसमें हमें अंक को नीचे लिखा और भाई विद्यार्थियों की संख्या को हमने लेफ्ट में लिखा और सबके आयत हमने खींच दिए। और याद रखना इसमें आपका हमेशा रहेगा ये एक वर्ग अंतराल की फॉर्म में रहेगा, यानी कि भाई आपका वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा ये, यानी 140, 150, 50 से 60, 60, 70 इस तरीके का ही रहेगा हमेशा जब भी आयत चित्र बनाना होगा। आयत चित्र कभी भी पिछले वाला जो दंड आरेख हमने किया था ना उसमें उसका आयत चित्र नहीं बन सकता, आयत चित्र हमेशा इसमें ही बनेगा। ओके चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। अगला हमारे पास है भाई बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये किस तरीके से खींचा जाता है। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी बना के देखेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात की जाए, बारंबारता बहुभुज की बात की जाए तो इसका भी सेम क्वेश्चन हमने ले लिया है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के आधार पर हम इसका भी बनाएंगे। और इसका कैसे बनता, तो ये थोड़ा सा आयत का है एडवांस फॉर्म है, आयत ही है, उसका एडवांस फॉर्म क्या है, तो वो आपका क्या है, तो ये आपका है बारंबारता बहुभुज है। और वो कैसे होगा, तो यहाँ पर जैसे ये ग्राफ बना हुआ है इतना तो बनाना ही पड़ेगा, यानी हम दोबारा नहीं बनाएंगे, ये बना हुआ है वही बहुत है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद की मैं बात करता हूं, तो यहां पर मैं लेता हूं इसमें भाई इसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई जैसे कि ये हमें हमारे पास मिल रहा है, मैं इसमें पॉइंट पहले लगा देता हूं भाई, इस सब के बीच में यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ठीक है, इन सब में यहाँ पर ये पॉइंट लगा देना है भाई, इन सब में पहले यहाँ पर ये पॉइंट लगा देना है। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद की बात की जाए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मिलाया। ठीक है, और इस पॉइंट से इसको भी मिला दिया, इससे इसको भी मिला दिया, इससे एक मिनट इसको भी मिला दिया। तो हमने क्या किया भाई, वही आयत चित्र था, बस उसके टॉप पर जो बीच में एक पॉइंट लिया और उससे हमने इसको मिला दिया। अब देखिए क्या है भाई, पहले ये रेड लाइन देखो, एक और चीज मैं बताता हूं भाई, इसमें पहले ये आयत बता रहा था इसका रिजल्ट। अब देखो क्या चीज है, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं इसको, अब इसको मिटाते ही क्या दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो भी हमारा डाटा था भाई, जो भी हमारे आंकड़े थे उसको हमने एक ग्राफ के अनुसार यहाँ पर दर्शा दिया। और ग्राफ कैसा है, तो भाई एक लाइन जैसा है वो हमने दर्शा दिया। ओके, लेकिन आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं बनाना, ये डायरेक्ट बनाने में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो आप क्या करना, इस तरह से आयत बना लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, और इस तरह से आयत से ही आपको बनाना है। तो यही आपका आता है क्या, तो इसको कहते हैं भाई आपका बारंबारता बहुभुज है, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। डन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आएंगे और ऐसे भी ग्राफ आपको बनाने होंगे। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आगे क्या है भाई, और कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो भाई उसको भी देखते हैं। तो भाई और कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है केंद्र प्रवृत्ति के माप। भाई केंद्र प्रवृत्ति जो होती है उसके माप क्या क्या होते हैं, तो केंद्र प्रवृत्ति के माप जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको कि भाई माध्य, माध्यक और बहुलक, भाई ये तीन चीजें हैं आपके पास। भाई क्या है, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन चीजें हैं, जिसे कहते हैं मीन, मीडियन, मोड, भाई ये है आपके। ओके, और इनका तीनों का आपस का रिलेशन क्या होता है, ये आपस में रिलेटेड, इनका आपस में रिलेशन कैसा होता है, तो आपस में रिलेशन की बात मैं कहूँ तो जो बहुलक आपको दिख रहा है यहाँ पर, और यहां पर मैं बात करूं, जो बहुलक है ये होता है 3 गुने में माध्यक, माइनस में 2 गुने में माध्य। भाई ये चीज होता है, मतलब कि ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल रट लेना होगा, और ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना होगा कि भाई क्या चीज होता है, तीनों का आपस में रिलेशन। तो बहुलक जो होता है वो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य में होता है। ठीक है, अब इसके MCQs आते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न इस पर बहुत अच्छे बन जाते हैं कि भाई आपको इनमें से कोई 2 दे रखे होंगे और तीसरा आपको निकालना होगा, इस तरह के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ओके, तो ये आपको तो करने ही होंगे। तो भाई यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपके सामने मैंने बता दिया है। अब आपने अगर ये पढ़ लिया है तो उसके अकॉर्डिंग भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, अब भाई अब इन तीनों चीज़ों को अलग अलग हम देखेंगे कि भाई ये माध्य, माध्यक, बहुलक होता क्या है, इनको अलग अलग चीज़ें में देखेंगे किस तरीके से इसको निकाला जाएगा। ओके, तो भाई इसकी बात करें तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं भाई माध्य कैसा है।
तो भाई ये आते हैं माध्य। माध्य को हम पढ़ेंगे। तो माध्य की हम बात करें तो माध्य में क्या है, कोई भी डाटा अगर आपको दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको डाटा दे रखा है क्या भाई, इसका मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा भाई, क्वेश्चन है आपके पास भाई 2, 6, 5 और 4, 8 और 5, भाई ये आपके पास है। ओके भैया आ गया। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है भाई इनका माध्य निकालना है। भैया आपको कितनी संख्या है, 2, 2, 4 और 6 संख्याएं दे रखी है। अब इसका माध्य आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो माध्य की बात की जाए तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो भाई इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर, जो माध्य होता है तो इसको निकालने का तरीका आपका ये है कि भाई जितने भी संख्या है सबको जोड़ना है। ठीक है भाई, जितने भी संख्या है सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 2 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 8 और प्लस में 5, ये होगा। और बटे में कितना आएगा, तो बटे की बात की जाए तो जितनी संख्या है वो बटे में आएगी। ठीक है, यानी जितनी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं, तो 6 लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है, तो भाई 6, 4, 10 हो रहा है, 8, 2, 10 हो रहा है, 5, 5, 10 हो रहा है। मतलब कि इनको जोड़ा तो ये 30 आ रहा है और बटे में 6 आ रहा है, और इसको मैंने भाग कर दिया और ये कितना बच गया, 5। ठीक है, 6 पंचे 30, यानी कि हम यहां पर देख पा रहे हैं माध्य जो है, माध्य इसका सिंबल जो होता है वो होता है x बार होता है इस तरह से, और ये हमारा आ गया है 5। भाई अगर आपके आंकड़े कुछ इस तरीके के हैं तो उस कंडीशन में इसका जो माध्य होगा वो ऐसा आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक और पैटर्न बताते हैं, एक और तरीका कि भाई ये तो आपका आ गया कैसा, तो ये आपका आ चुका है भाई यथाप्राप्त आंकड़े थे उसके अनुसार आ गया। अब उसके बाद हम आते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के अनुसार माध्य कैसे निकाला जाता है, उस पर देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा अवर्गीकृत आंकड़ा भी बना देता हूँ। तो अवर्गीकृत आंकड़े की बात की जाए तो भाई XI होता है और FI होता है, ये दो चीज़ होती है। अब मैं XI कहूँ भाई क्या है, तो भाई ये है 0, 1, 2, 3, 4 है। इसकी बात करें तो भाई ये 5 है, 3 है, 2 है, 7 है और 4 है। भाई ये चीज़ आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। यानी हम देख पा रहे हैं 0 से 4 तक है, और 0 5 बार है, 1 3 बार है, 2 जो है वो 2 बार आ रखा है, और 3 जो है वो 7 बार आ रखा है, 4 4 बार आ रखा है, ये चीज़ें। अब इसका अगर मुझे माध्य निकालना है तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर FI और XI का गुणा। भाई ये निकालना पड़ेगा। 0 को 5 से गुना किया तो 0, 3 1 कम 3 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 7 तिया 21 आ गया। ठीक है, और 4 चक 16 आ गया। भाई ये चीज़ आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद क्या चीज़ है, तो भाई यहाँ पर नीचे किया और इसका योग करेंगे, यानी कि आएगा सिग्मा FI और XI। अब बोलोगे सर ये सिग्मा क्या आ गया, ये टेढ़ी सी सिंबल क्या आ गया, तो इसकी बात मैं करूं, इस सिग्मा का मतलब होता है कि भाई इन FI XI जो में जितनी भी संख्या है सबके योग को, सबके जोड़ को हम सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा FI XI के तात्पर्य इस सीरीज में जितनी भी संख्या है सबको जोड़ना है। अब जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो भाई ये यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 4, ये 20, 20, 40, 41 और 44 आ गया। ठीक है भाई, ये 44 आ चुका है। ओके, अब इसमें देखेंगे भाई सिग्मा FI, मतलब इसको अगर मैं जोड़ता हूँ, इसको अगर जोड़ता हूँ तो कितना आ रहा है, तो इसको अगर जोड़ा गया तो ये आएगा 5 3 8, 8 2 10, और 10 और 10 20 और 21 आ जाएगा। यही आ रहा है भाई, 5 3 8 2 10 आ रहा है, और 7 4 11 आ रहा है, 10 और 11 कितना 21 आ गया, ये आ गया। अब अगर मैं कहूँ माध्य निकालना है भाई किस तरीके से निकलेगा, तो भाई माध्य की बात अगर हम करते हैं तो ये आएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI और बटे में सिग्मा FI होता है। डन भाई, क्या होता है सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI होता है, जो कि हम देख पा रहे हैं FI XI ये है और FI ये है। तो इसको हमने देखा तो ये आ गया भाई 44/21, और इसको भाग कर लेना, जो भी आएगा वही आंसर। ठीक है, तो ये इस तरीके से माध्य निकाला जाता है। और ये कैसे हैं, तो ये अवर्गीकृत आंकड़े हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद हम आते हैं वर्गीकृत आंकड़े पे। भाई वर्गीकृत आंकड़े से हम कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो भाई उसमें हम बात करते हैं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है, तो मैं इसी को थोड़ा सा रिलेट करता हूं जिससे कि क्वेश्चन आगे ना बढ़े। तो आगे ना बढ़ने से तात्पर्य ये है कि भाई मतलब कि एक्स्ट्रा काम हमें ना करना पड़े, तो इसमें वर्गीकृत में वर्ग अंतराल हमें होने जरूरी थे। ठीक है, और वर्ग अंतराल अगर मेरे पास रहता है तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या करते हैं, इस लाइन को मैं मिटा देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर आ जाएगा भाई 1 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। भाई इस तरीके से आ गया हमारे पास। ओके, अब इसमें क्या होता है, इससे अगर जब भी आपको ऐसा कुछ दिया रहे, ठीक है, ऐसा कुछ दिया रहे आपके पास,
ओके जब भी आपको ऐसा कुछ दिया रहे तो उस कंडीशन में, ये मान लो कि पहले क्वेश्चन में जब भी आपके पास आएगा कौन सा वर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो आपको ये CI दिया रहेगा और FI दिया रहेगा, बस। ये XI नहीं पता और FI XI नहीं पता आपको। ओके तो इस XI को कैसे ज्ञात करें, तो इस XI को निकालने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 0 और 2 को जोड़ते हैं तो 2 ही आएगा और उसके बटे में 2 करोगे, यानी ये जो दोनों संख्याएं उनको जोड़ा और बटे में 2 किया, देखो 1 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ा 2 और 4 6 होता है और 6 बटे में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, तो भाई 3 यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हम इसको कर देते हैं भाई 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे 6 4 10 10 बटे 2 कितना होता है, तो 10 बटे 2 कितना होगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ हमने 5 लिखा। और भाई यहाँ पे बात की जाए 8 6 14 14 बटे 2 7 आ जाएगा, भाई ये चीज़ आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्या है, तो भाई इसमें भी बदलाव होगा, भाई इसमें बदलाव क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई ये चाहिए FI XI, तो भाई 1 गुने 3, भाई 3 आ रहा है, भाई 3 दूनी 6 आ रहा है, 7 पंचे 35 आ रहा है, और भाई कितना आ रहा है, तो 7 चौक 28 आ रहा है, भाई ये चीज़ आ गया। फिर से भाई माध्य का फॉर्मूला तो वही था जो पहले था, यानी बदलाव कहाँ पर आया, बदलाव ज़्यादा कुछ नहीं आया है, बस आपको अगर वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा तो ये दोनों दिया रहेगा, उससे आपको XI निकालना पड़ेगा, और XI जब निकल जाएगा तो फिर तो सेम क्वेश्चन हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा, क्योंकि उसमें भी FI XI ही करना था, और माध्य का फॉर्मूला उसमें भी यही था जो अब इसमें रहेगा, भाई सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI होगा, भाई ये चीज़ होगा। ओके अब भाई मैं इसको जोड़ता हूं पूरे को, तो कितना आ रहा है, तो भाई 6 3 9 आ रहा है, और 9 को जैसे जोड़ा तो ये 44 आ गया, 44 और 8 के जोड़ना चाहे तो 52 आएगा, और 52 और 20 कितना हो गया, 72 आ गया, तो ये आ गया भाई सिग्मा FI XI आ गया, ठीक है भाई सिग्मा FI XI इतना आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो भाई सिग्मा FI है, और यहाँ पर मैं देखता हूँ सिग्मा FI आ गया, और ये कितना आ रहा है, तो 7 3 10 10 और 6 16 आ रहा है, भाई 16 आ गया। अब इसको हम कर सकते हैं सीधे आंसर, भाई कितना आ रहा है, 72 बटे 16 आ गया, ठीक है, तो ये हो गया 16 चौके 64 16 पंचे 80, कोई बात नहीं, जो भी कटेगा काट देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 से काट दो, 16 से काट दो, 8 निम 72 हो रहा है ना, तो 8 दूनी 16 8 निम 72 आ गया, 9 बटे 2 यानी 4.5 आ चुका है, यानी कि इस तरह से आप इसका माध्य निकाल सकते हो, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से मोस्टली कहते हैं ना, सबसे जो हार्ड वाला भी आएगा ना तो वो इतना आ सकता है, इससे बाहर ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने सब तरह के पैटर्न आपको बता दिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, और अगला पॉइंट क्या है जो कि जिसके भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो भाई अगला हमारा है माध्यक, और माध्यक कैसे निकाला जाता है उसको हम देखते हैं। तो माध्यक के लिए क्या है, तो इसमें भी हम कुछ डाटा लिखते हैं, तो डाटा मैंने लिखा 2 4 8 5 3 0 8 9 10 12, इस तरह से लिख दिया मैंने। ओके इस तरह से आपको डाटा दिया रहेगा। ओके अगर आपको माध्यक निकालना है, अगर आपको माध्यक निकालना है तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, तो इसको पहले बढ़ते क्रम में अरेंज करो। भाई स्टेप फर्स्ट होगा, भाई पहला पार्ट जो है, ठीक है, इसमें हमें इसको बढ़ते क्रम में करना है, मतलब 0, और फिर कितना आ रहा है, तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 9 है, और फिर 10 है, और फिर 12 है। भाई यही आ गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, बिल्कुल ठीक है। ये हमने इसको बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया। ओके अब देखो इसमें भी 2 लॉजिक हैं। लॉजिक क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इनकी संख्या जी है, संख्या जो है, यानी हम कहेंगे भाई जो संख्या है इसे कहा जाएगा n, और वो फिलहाल कितना है, कितनी संख्या है इसमें, तो इसमें संख्या 10 है, n का मान 10 है। डन। अब यहां पर देखो 2 चीजें, जब n जो है वो बराबर में सम संख्या हो, जब n सम संख्या है, ठीक है ना, और लिखेंगे तब जो माध्यक होगा, तब माध्यक कितना होगा, तो ये हो जाएगा n बटे 2 प्लस में n बटे 2 प्लस 1 और बटे में 2, इसे कहेंगे माध्यक। कितना आ रहा भाई, n बटे 2 और n बटे 2 प्लस 1 और बटे में 2, ये इसका माध्यक आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो ये यहाँ पर हमने देख लिया भाई, इस तरीके से माध्य निकल रहा है जब n सम संख्या होती है। यहाँ सम है तो भाई बिल्कुल सम है, और ये कैसे लागू होगा, तो यहाँ देखिए भाई, मैंने यहाँ पर लिखा माध्यक, ठीक है, और माध्यक के हिसाब से जैसा n लिखा हुआ है, यानी कि ये आएगा 10 बटे 2, और प्लस में आ रहा है भाई 10 बटे 2 प्लस में 1 आ रहा है,
और यहाँ पर 2 है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ भाई है 10 बटे 2 यानी 5वां है भाई, यहाँ पर लिख सकते हैं फिफ्थ 5वां पद है, और ये 5 और 1 6 छठा पद है, और बटे में 2 है, और ये 5वां और छठा पद क्या हो रहा है, तो भाई यहाँ से आप जोड़ोगे भाई 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या है तो भाई ये है, और छठे नंबर पे क्या है तो ये है, तो इसका माध्यक कितना होगा, तो इसका माध्यक हो जाएगा भाई 5 प्लस में 8 बटे में 2 है, तो कितना होगा 8 5 13 बटे में 2 यानी कि 6.5 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है 6.5 ये आ रहा है, जो कि आपके पास है क्या चीज हो रहा है, तो इस सीरीज का माध्यक निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कब निकला है, जब n का मान सम संख्या है, लेकिन विषम भी तो हो सकता है भाई, विषम भी हो सकता है, तो विषम की कंडीशन में क्या होगा, सॉरी n क्या है, जब ये आएगा विषम संख्या, विषम संख्या आ रहा है, ठीक है भाई, जब n का मान विषम संख्या होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लिखेंगे भाई तब माध्य जो आएगा, माध्यक जो है वो आ जाएगा भाई n प्लस में 1 बटे 2, ये जो पद आएगा वही आंसर होगा। ओके भाई, ये जो पद होगा वही आंसर होगा, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये किसका है, जब n का मान 10 है। ओके, अब इसी में मैं क्या करता हूं, इसी के अंदर इसको इरेज किया और लास्ट का ये 12 मिटा दिया हमने, ठीक है। अब 12 मिटाते ही n का मान कितना हो गया भाई, संख्या जो है कितनी हो गई ये बता दो मुझे, तो संख्या जो हमारे पास है वो हमारे पास आ चुका है, n का मान 9 आ चुका है। अब 9 क्या होता है, तो विषम संख्या होती है, और विषम संख्या होते है इसका माध्यक कैसे निकालेंगे, तो भाई यहां पर मैंने लिखा भाई माध्यक, तो इसका माध्यक आ जाएगा भाई n प्लस में 1 बटे में 2, ये जो पद आपका आ रहा है, यानी n का मान कितना है 9, यानी 9 प्लस में 1 बटे में 2 आ रहा है, यानी कि आ रहा है भाई कितना, तो भाई 10 बटे 2 यानी कि 5वां पद आ रहा है, फिफ्थ टर्म आ रहा है, और 5वें नंबर पर क्या आ रहा है, तो 5वें नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, तो भाई 5 आ रहा है, यानी कि इसका माध्यक जो आ गया वो 5 आ गया, और यही इसका आंसर है। डन। तो यहाँ पे आप सीख चुके हो कि अगर n का मान जो है सम संख्या होता है तब कैसे हम माध्यक निकालते हैं, और n का नाम विषम संख्या होता है तब कैसे निकालते हैं। ओके, और ये निकलता है किसका, तो ये आपका आ रहा है यथाप्राप्त आंकड़ों पर आ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर इसके अंदर कैसे ज्ञात होगा अवर्गीकृत आंकड़ों में और वर्गीकृत आंकड़ों में, तो मैं आपको बता दूं कि 9वीं के सिलेबस में ये नहीं है, तो आपके पास 9वीं कक्षा के सिलेबस में इतना ही है कि यथाप्राप्त के आंकड़े में किस तरीके से सॉल्व होता है। बाकी जो 2 तरीके हैं वो आपको बताए गए हैं 10वीं कक्षा में, अगर किसी की इच्छा हो तो वहां पर जाके पढ़ सकता है 9वीं कक्षा वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 9वीं की कक्षा में आपके सिलेबस में इतना ही है। ओके, चलो भाई ठीक है, तो वहां पर भी हमने चीजें करवा रखी है और एडवांस लेवल में करा रखी है, तो यहां पर तो इतना ही था, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आता ही नहीं है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला पॉइंट क्या है तो उसको भी देख लेते हैं। तो भाई अगला हमारे पास है बहुलक, और बहुलक को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुलक को कैसे ज्ञात करें, तो बहुलक होता क्या है, तो बहुलक की बात क्या होने से पहले हम क्या करते हैं, डाटा लिख लेते हैं, उसके अनुसार बहुलक निकालेंगे। तो हमने यहां पर लिखा 5 7 3 5 4, और उसके बाद 7 5 3 8 5 9, इस तरह से हमने लिख दिया। डन। अब भाई ये तो हमने आंकड़े लिख दिया, अब यहाँ पर मुद्दा है बहुलक क्या होता है। बहुलक सबसे इजीएस्ट चीज़ है, सबसे इजी चीज़, मतलब सबसे आसान चीज़ कैसे है, तो बहुलक होता क्या है, तो आंकड़े में वह संख्या जो सबसे अधिक बार आती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं भाई सीधे बहुलक में भाई क्या होगा, आंकड़े में सबसे अधिक बार, आंकड़े में सबसे अधिक बार आई संख्या बहुलक कहलाती है। ठीक है भाई, जो आंकड़े यहाँ आपके हैं उसमें सबसे अधिक बार जो रिपीट हो रहा है उसे कहते हैं बहुलक। डन। तो भाई वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ की बात की जाए तो बहुलक में मैं देखूं तो भाई यहाँ का बहुलक क्या आ रहा है, तो भाई इसमें बहुलक की हम बात करें तो भाई इसमें आप देख रहे हो 7 तो 2 बार आ रहा है, ठीक है, और भाई 5 कितनी बार, तो 1, भाई यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 1 2 3 4 बार, तो 5 आ गया है, ठीक है भाई। और भाई बात की जाए 7 2 बार आ रखा है,
3 जो है वो 2 बार आ रखा है और बाकी कुछ रिपीटेड नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार क्या रखा हुआ है, 5 आ रखा है। और जब सबसे ज़्यादा बार आपके सामने 5 है तो इसका बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक भी 5 होगा। यानी आप अब बिल्कुल समझ चुके होंगे बहुलक क्या होता है। तो भाई आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आता है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर सबसे अधिक बार आती है आंकड़े में तो उसे उस आंकड़ों का बहुलक कहा जाता है। डन। तो क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त। चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन का ये टॉपिक ही यहाँ पर समाप्त हो गया कि भाई बहुलक होता क्या है, ये अब आप समझ चुके हो। ओके तो भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक के सभी टॉपिक, मतलब कि आपके एनसीईआरटी के 9वीं कक्षा के सभी पॉइंट यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसके पूरे चैप्टर को भी करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन, प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन, उदाहरण के सभी क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। ओके, और अगर आपने ये सेशन कंप्लीट देखा है तो वो चीज़ें देखना बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। अब जब बिल्कुल ही आसान हो जाएगी तो भाई मज़ा तो आने वाला है। तो भाई बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो भाई इस सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना कि भाई वो भी इनका फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था जो कि आना चाहिए हर एक बच्चों को जो कि 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। डन। चलो भाई ठीक है। तो भाई यहाँ पर भाई ये सेशन यहाँ पर इसी के साथ समाप्त होता है और उसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1-2 चैप्टर फ्री उसके बाद पैसा, तो भाई वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डन। और क्या क्या चीज़ें, तो भाई यहाँ पर आपको मैं बताऊँ हमारे टॉप कोर्सेज जो हैं वही टॉप कोर्सेज भाई सीबीएसई, जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यानी इंग्लिश मीडियम के भी केजी से 12th क्लास तक के, हिंदी मीडियम की बात किया तो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय कंप्लीटली यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, और उसके साथ साथ भाई कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी, जेई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की स्पेशल क्लासेस हैं। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश आ रहा है, फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जीआईबी, सीआईबी, इस तरह के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके तो भाई ये सारे पैटर्न में यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, और जिसके चार्जेस आप लोगों को पता ही है कि भाई जिसके चार्जेस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है, बट यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वॉच 100% फ्री है, और भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। और जैसा कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हो, और आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आपको फ़ायदेमंद चीज़ें मिलती रहेगी। और आप हमारी वेबसाइट के साथ भी जुड़ सकते हो, जिसमें आपके लिए, आपके सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई कैसा, तो वहाँ पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से। भाई अरेंज और सिस्टमैटिक तरीके से कैसे, तो जैसे कि आप कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम में हो तो आप जैसी वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट हमारी है www.magnetbrains.com, और उस वेबसाइट पर कह लो, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, भाई एप्लीकेशन भी अवेलेबल है मोबाइल का, भाई मैग्नेट ब्रेन का ऐप भी अवेलेबल है जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें फ़ायदा उठा सकते हो। और कैसे फ़ायदा उठाओगे, तो भाई जैसे इसके अंदर आओगे आपको सारे कोर्सेज बिल्कुल लिस्ट में मिल जाएंगे। आपको चुनना है, जैसे आप हो 9वीं कक्षा में हिंदी मीडियम में, तो आपको चुनना है सीबीएसई हिंदी मीडियम। सीबीएसई अर्थात एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से की बुक जिसके भी सिलेबस में चलती है वो सारा कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है। ओके तो आप उसमें क्लिक करना सीबीएसई 9वीं कक्षा में, सॉरी हिंदी मीडियम, और जैसे क्लिक करोगे उसमें अपनी 9वीं कक्षा पर क्लिक करना। 9वीं कक्षा पर क्लिक करते ही आप जाओगे, उसके अंदर अपने सब्जेक्ट को चुनोगे, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे। आप जैसे कि गणित विषय पढ़ना चाहते हो तो मेरी फोटो भी लगी होगी, पिक्चर वहाँ पे, उसके नीचे वॉच नाउ का वॉच नाउ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपको पूरा कोर्स, यानी मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स वहाँ पर दिया जाएगा। हर एक चैप्टर देखेंगे, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर पर क्लिक कर देना, और क्लिक करते उस चैप्टर के अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं और वही किस टाइप की वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पर हमारा जो पैटर्न है पढ़ने का, उसके अंदर पढ़ाने का, उसके अंदर आपके सामने अवेलेबल है। पहले जैसा कि आपने अभी देखा फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद मिलेंगे एमसीक्यूज की सीरीज, और उसके बाद आपको मिलेगा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और उसके बाद पूरे 1 शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को फुल्ली रिवाइज करवाया गया है, वो भी अवेलेबल है। ओके और क्या चीज़ें है भाई, तो भाई उसके बाद आपके पास एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टेस्ट पेपर भी अवेलेबल मिलेंगे, और भाई लास्ट ईयर के पेपर्स भी मिलेंगे, और भाई क्या कहते हैं आपके सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे। यानी आपके एग्ज़ाम के लिए पूरे एफर्ट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, बस आपकी देरी, आप यहाँ पर पूरे एफर्ट लगाओ भाई, नंबर तो आपके एकदम आसमान छू जाएंगे। ठीक है भाई, एक भी है ना, आधा नंबर भी नहीं कर सकता, आप बस पूरे कोर्स को एकदम रेगुलरली पढ़ते रहो। तो ओके तो भाई इस सेशन को आप अपने फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव या आपके जान पहचान में कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं
उनको ये चीज़ें सजेस्ट करिए जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है या फिर आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट है, जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं, MCQs हो या सैम्पल पेपर है, इस तरह की बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर आप हमारे साथ बुक या ई बुक, यानी नॉर्मल आप बुक भी ले सकते हो, ई बुक यानी कि आप मोबाइल पर जो बुक आपके सामने आती है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और वो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर एक लिंक होगा, लिंक में एक फॉर्म होगा, फॉर्म को फिलअप कीजिए, फिर उसके बाद मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और उसके बाद फिर आपको वहाँ पर से प्रोवाइड की जाएगी बुक। ओके, चलो भाई ठीक है। तो भाई इसी के साथ आपको फाइनली मैं कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।